आर्टिस्ट जो है वो कहता है आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश। समझे भाई? तो वो लेकिन ये कि मैंने आर्टिस्ट को अभी ऐसा छेड़ा बेड़ा नहीं है, अभी उनको कहीं और छेड़ेंगे फिर कभी। अभी तो सिर्फ हम देख रहे थे कि ये तीन जो है वो कहते हैं सच हमसे बाहर कहीं है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। रिलीजन कहता है अल्लाह ने हमें दे दिया सच, वो हम फैला रहे। फलसफा कहता है हम दलील से डिराइव कर रहे हैं और फैला देंगे। और साइंस कहती है मैथडोलॉजिकली एक्सकवेट करेंगे। और आर्टिस्ट कहता है मुझे ना नेचर में मेरे अंदर से निकलता है, ये क्षमा फूट रही है इसमें और वो बांट रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सब यही बोलते हैं ये मेरे से हो गया, सरजद हो गई, सरजद। और हर सरजद जो होता है उससे वो कुछ दूसरे से अलग होता है। जिस तरह हर खुदा की तख्लीक अलग अलग होती है ना, मल्टीपल गॉड्स का, पॉलीथीइस्टिक गॉड्स जो होते हैं उनमें अलग गॉड अलग अलग खुसूसियात रखते हैं, हर गॉड यूनिक होता है। इसी तरह आर्टिस्टों में भी हर आर्टिस्ट यूनिक बना हुआ होता है। और वो कहता है मैं हूं खालिक इस ख्याल का। तो खालिक को अपनी तख्लीक दिखाने का शौक पैदा हो जाता है, फिर वो मुशायरे करता है, एग्जीबिशंस करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ये सब कुछ करता है। तो ये वो बेचारे अलग 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 मस्त लोग हैं, उनका अलग से करेंगे, कभी देखेंगे उसका कि क्या करता है। वो भी एक अलग अलग दुनिया है, वो इनसे ऊपर है। और आम आदमी को ना फलसफा इतना अफेक्ट करता है ना साइंस करती है, आम आदमी को ये अफेक्ट करता है, रिलीजन या आर्ट, ये दोनों करते हैं सीरियसली अफेक्ट। अच्छा जी, अब आप शुरू करें क्या? अच्छा जी, तो ये जो है ना हम कोशिश करें 2 चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स है ये जब आप रीड करेंगे तो उसमें बात चीजें बहुत आसान है और उनको हमने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में किया हुआ भी है। जैसे हमने डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग हमने एट लेंथ की हुई है, उसके लेक्चर्स भी आपके पास हैं, जो पूछे तो उसको वो दे सकते हैं, यू नो। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा और कुछ चीजों को हम जरा सरसरी तौर पे लेके निकल जाएंगे। ये जो पहला चैप्टर है, ये किताब है इसकी चामर्स की इंट्रोडक्शन की किताब है, बहुत आसान सी किताब है, बिगिनर्स के लिए लिखी हुई है ये, सही है। तो जो भी आदमी साइंस को थियोरेटिकली रीड करने का शौक रखता है तो उसके लिए पहली किताब के तौर पे ये एक अच्छी किताब है और ऑथेंटिक भी है। फिर हर चैप्टर के बाद सजेस्टेड रीडिंग्स भी की हुई है कि आप ये और किताबें पढ़ सकते हो। तो कोई तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो इंडक्टिविज्म पे है, सही है, सही है। और दूसरा चैप्टर जो है सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविज्म पे है, जिसको वो कहता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। मैं दोनों चैप्टर को टेकअप करूंगा एक ही सेशन में क्योंकि इंडक्टिविज्म है, सही है। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि रिकॉर्ड होगा, फिर बाद में आप सुन लेना किसी तरह। पहले मैं इसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता हूं। फिलॉसफी में मतलब ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में, फिलॉसफी नहीं हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर ये जो टर्म है साइंस, ये फिलॉसफी में भी बहुत ही रिगरसली इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी 17th सेंचुरी के बाद, सही है। ये जो कोर्स है ये मॉडर्न साइंस के ऊपर कोर्स है, सही है, एंशिएंट साइंस के ऊपर ये कोर्स नहीं है, या चाइनीज या पर्शियन वगैरह के पास जो मेथडोलॉजीज थी उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। और एंशिएंट साइंस जो कि एरिस्टोटेलियन साइंसेस जिन्हें हम कहते हैं, वो चूंकि सूडो साइंटिफिक समझी गई बाद में मॉडर्न साइंस की वजह से, इसलिए उसको भी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त जो दुनिया के अंदर नोशन ऑफ साइंस प्रिवेलेंट है वो चूंकि इंट्रिंसिकली यूरोसेंट्रिक और मॉडर्न है, इसलिए हमें मॉडर्न नोशन ऑफ साइंस के चैलेंजेस और डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है इन 5 लेक्चर्स के अंदर।
जब ये 5 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको हम डीपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसको, फिर या उसकी इंप्लीकेशंस ड्रॉ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो जो बॉटम लाइन है वो ये कि लव साइंस इस्तेमाल होना शुरू हो गया था फिलॉसफी में भी। मिसाल के तौर पे डेकार्ट्स ने जब अपना काम शुरू किया तो उसने कहा कि फिलॉसफी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलॉसफी। तो डेकार्ट्स ने कहा द पर्पस ऑफ फिलॉसफी इज टू डेवलप रिगरस साइंस। फलसफे का क्या मकसद है? फलसफे का मकसद है रिगरस साइंस कंस्ट्रक्ट करना, रिगर के साथ, रिगरस साइंस। सही है। इसी तरीके से इमानुएल कांट ने जो है वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स के लिए एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जनरेट किया और उसने रीइंस्टेट किया, लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की फिलॉसफी ऑफ साइंस के लिए या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के लिए। और इसे हम टेक्निकल टर्म में, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फलसफे का बैकग्राउंड वगैरह रखते हैं ताकि वो समझ सकें कि इसकी कॉन्टेक्चुअलिटी क्या है। और उसने एक चीज जिसे हम कहते हैं कैंटियन ट्राइकोटमी, और उसने ये बताया कि दुनिया में एक खास तरह के जुमले या स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो नेसेसरीली ट्रू भी होती हैं और इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, और उस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स कांट जैसा बड़ा थिंकर समझता था जो नेसेसरीली ट्रू हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्नॉलेजमेंट थी कि नोशन ऑफ साइंस के हवाले से लोग इसको रेफर करते हैं कैंटियन ट्राइकोटमी को। इसी तरीके से जो दूसरे मॉडर्न थिंकर हैं जैसे लाइबनीज है या स्पिनोजा है या ये सारे जो थिंकर्स थे कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट थिंकर कहलाते हैं, हार्डकोर रैशनलिस्ट हैं ये। इन सब में जो इशू था वो ये था कि असल जो मसला है इंसान का वो इल्म में और जो नॉलेज या अनजस्टिफाइड बिलीफ्स जो अमलगमेट हो जाते हैं इंसान के जहन के अंदर, यानी कि इल्म और असम्पशंस जिस तरह एक दूसरे के साथ अमलगमेट हो जाती हैं, खलत मलत हो जाती हैं, उनको छांटे बगैर सही इल्म के रास्ते पे इंसान नहीं चल सकता। तो असल में जो इंसान का जो सफर है वो बुनियादी सफर उस वक्त शुरू होता है जब वो अपना दामन छुड़ा लेता है असम्पशन से, सपोजिशन से, ट्रेडिशन से। लिहाजा असल इल्मी जिद्दोजहद उस वक्त शुरू होती है जब आपकी जो सफर हो वो प्री सपोजिशन लेस हो, प्री सपोजिशन लेस। तो जब डेकार्ट से पूछा गया ना कि रिगरस फिलॉसफी का क्या मतलब होता है, तो उसने बताया कि वो इल्म जो सपोजिशंस के ऊपर ना खड़ा हो या प्री सपोजिशन लेस हो, उसकी कोई सपोजिशंस ना हो। लिहाजा आप पहले से किसी चीज को सच्चा मान लें और फिर उसके लिए जद्दोजहद करें, तो फलसफियों ने इसकी बेखनी करने की कोशिश की। खास तौर पर मॉडर्न फिलॉसफी ने इसको फंडामेंटली इंपॉर्टेंट समझा कि आप सपोजिशन से दामन छुड़ाएं। और उन्होंने कहा कौन कर सकता है ये सलाहियत, किसमें है ये? तो उन्होंने कहा साइंस एक ऐसी डोमेन है जो आपको सपोजिशन से आजाद करके शैकल्स को ब्रेक कर सकता है। एक दूसरा, जो चीज आपको बांधती है इल्म से, वो आपका जो नॉर्मेटिव बेंट है, नॉर्मेटिव बेंट यानी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब तक कि आप अपने आप को इस सवाल से अपना दामन नहीं छुड़ाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या सही है और क्या गलत और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं इखलाकियात, जो इंसानी तहजीब का और तमद्दुन का तुर्रे इम्तियाज है, तुर्रे इम्तियाज, उससे दामन छुड़ाकर असल इल्मी जिद्दोजहद होती है। क्यों? क्योंकि खैर और शर के मेयारात और अच्छाई और बुराई के मेयारात
और जायज और नाजायज की हदबंदियां आपको हकीकी इल्म के हुसूल से रोकती हैं। लिहाजा जो दूसरी जो खूबी या खुसूसियत को आइडेंटिफाई कर रहे थे अर्ली मॉडर्न थिंकर्स, वो था पॉजिटिविस्टिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिविस्टिक होनी चाहिए। पॉजिटिविस्टिक, हाँ, एक प्रीसपोजिशन लेस और दूसरी पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविस्टिक का मतलब समझते हैं आप लोग? पॉजिटिव क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नहीं, ये वो वाला मुस्बित नहीं है, ये वो पॉजिटिव होता है जिस तरह बच्चे को जब मां भेज रही होती है घर से बाहर, बेटे जिंदगी में पॉजिटिव रहना, तो बच्चा कहता है जी पॉजिटिव। ये वो वाला पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव है कि आपको इस सवाल से बहस करनी है, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड। हाउ थिंग्स शुड हैपन should not be the part of this analysis। यानी कि आपको किस सवाल से बहस करनी है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कैसी अप्रोच होती है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच समझी जाती है हार्डकोर साइंसेस के अंदर या अर्ली मॉडर्न फिलॉसफी के अंदर, जो ये सवाल को फरामोश कर देती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनका जो बुनियादी सवाल होता है वो ये, हाउ things happen in this world। ये है क्वेश्चन उनका। या what is the case? What is the case? क्योंकि जब भी हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सवाल के साथ जब हम हकीकत को समझने जाते हैं तो हम हकीकत को वैसा नहीं देखते जैसा कि हकीकत है, बल्कि हकीकत को वैसा देखना चाहते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि हकीकत हो जाए। ये जब आप करते हैं अप्रोच, तो वो सपोजिशंस को, आपकी जो सपोजिशंस होती है उसको दाखिल कर देती हैं आपके तज्जिए और आपकी फिक्र के अंदर। लिहाजा आप हकीकत को पहचान नहीं पाते इन इटसेल्फ। लिहाजा जो अर्ली मॉडर्न थिंकर्स थे उन्होंने तवज्जो किस चीज के ऊपर दी कि आपको डिसीव करने वाली जो चीजें हैं वो दो हैं। एक, आपके खैर और शर के जो नोशंस हैं जो आपके जहन में, पहला उनको आपको क्या करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा। दूसरी, आपको क्या करना पड़ेगा? जब हकीकत को जानने की आपको जिद्दोजहद करनी है तो आपको सिर्फ ये सवाल उठाना है, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज, व्हाट ought to be and what ought not to be should not be the part of the analysis। अब इंसान का प्रॉब्लम यह है कि इंसान चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जो असर्ट करता है और सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहता है और सबसे ज्यादा जुमले जो जिंदगी में वो बोलता है, वो सबसे ज्यादा जुमले नॉर्मेटिव होते हैं। और सबसे ज्यादा जुमले जो सुनता है खास तौर पे घर में, वो ज्यादातर नॉर्मेटिव ही होते हैं। ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं देखना चाहिए, नजर नीचे करो, मुंह से पाइप निकालो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। पूरी जो लैंग्वेज है ना, वो सारी की सारी नॉर्मेटिव है। और जिसे इंसान सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया, इंसानी तहजीब का जो तुर्रा इम्तियाज है वो उसकी खैर और शर के बारे में तरजीहात है। इसी की बुनियाद पे वो जायज और नाजायज और सही और गलत और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के निजाम के ऊपर ही उसका माशरा खड़ा हुआ होता है। उसकी रिवायात खड़ी होती हैं, उसकी तहजीब खड़ी होती है, उसकी तमद्दुन खड़ा होता है, उसकी बुनियाद पर उसका कानून खड़ा हुआ होता है, उसकी बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज खड़े होते हैं, सब कुछ उसके ऊपर खड़ा होता है। ये भाई क्या बता रहे हैं? यही है असल झगड़े की जड़। लिहाजा उसको तो आपको जो कर रहे करने दो। जब आप आओगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर
तो दो चीजों को आपको क्या करना है, ब्लॉक। पहली, what ought to be and what ought not to be, the normative side should be blocked। ये नहीं कि वो हमेशा के लिए छोड़ दी। जब आप किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने जाओगे, जब किसी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करने जाओगे, जब किसी क्रीचर को, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करने जाओगे, जब किसी ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर, तो तुम्हें क्या करना है, ये सवाल नहीं उठाना कि ये कैसे होना चाहिए, सवाल ये कि ये कैसे है। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पॉजिटिविस्टिक होना चाहिए। और किस चीज को फरामोश करना है, इस चीज को कि कैसे होना चाहिए। जब तुम्हें यह पता चल जाए कि हकीकत क्या है, फिर यह सवाल तुम उठा लेना, लेकिन वो साइंस का सवाल नहीं होगा, वो एथिक्स का सवाल होगा, इखलाकियात का सवाल होगा। वो साइंस के स्कोप से बाहर है, साइंस के डोमेन से बाहर है। इसलिए साइंस दो तरह की होती हैं। एक होती है पॉजिटिविस्टिक साइंस, जिसे हम उर्फे आम में साइंस कहते हैं, जिसके लिए जर्मन वर्ड है वेसेनशाफ्ट, वेसेनशाफ्ट। और एक है नॉर्मेटिव साइंस, उसे हम कहते हैं इखलाकियात। वो साइंस के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस। साइंस आपको ये नहीं बताती कि हकीकत को होना कैसे चाहिए, साइंस ये बताती है हकीकत क्या है। और वो कहती है कि वो तुम उस वक्त देख पाओगे जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा अपनी प्री सपोजिशन से, और पीछा छुड़ाना पड़ेगा अपने खैर और शर के मेयारात से। ये जितनी भी आपको नागवार गुजरे, ये मैं नहीं बता रहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस के मॉडलिंग की, डेवलप किया, स्टैब्लिश किया, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने रिमार्केबल डिस्कवरीज बाद में करके दुनिया को दिखाई। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें, ये इसने शुरू में ये डिस्कस नहीं किया, इसको उसने छेड़ा है, लेकिन उसने तेजी से गुजरा है इसको। लेकिन ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि वो ये अस्यूम करता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। आमतौर पे ये वो लोग अपने स्कूल्स वगैरह के लेवल के ऊपर ये बात पढ़ा देते हैं अपने बच्चों को, सही है, ए लेवल्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि साइंस को वो प्री सपोजिशन लेस अप्रोच टू अंडरस्टैंड रियलिटी, एंड यू हैव टू abstain the normative side of your understanding. If you approach the nature through normative spectacles, your approach is going to be colored. If your approach is going to be colored, you will never ever be able to understand the reality as it is. So पहली चीज ये कि अगर आप पॉजिटिविस्टिक हो जाएं, यानी कि प्री सपोजिशन लेसली अप्रोच करें, तो फिर आपके लिए मुमकिन हो जाएगा कि वो फैक्ट्स को वैसा ही देख सकें जैसा कि फैक्ट है, हकीकत को वैसा ही देख सकें जैसा कि है। तो फैक्ट की जो डेफिनेशन ली जाती है साइंस के अंदर, वो क्या है? फैक्ट इज समथिंग विच एग्जिस्ट एज इट्स ओन राइट, independent of my preferences and desires. What is fact? Fact is something which subsists by itself, it exists by itself, and it's not dependent on anything other than itself, and it is independent of my preferences and desires. जंगल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जंगल के अंदर नॉर्मेटिवली एक्ट नहीं कर रहे होते, पॉजिटिवली एक्ट कर रहे होते हैं जानदार। और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उसको अगर आपने नॉर्मेटिव स्पेक्टिकल से देखा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। फिर आप तकसीम करोगे जानवरों के अंदर, ये गंदे जानवर हैं, ये अच्छे जानवर हैं, ये शरीफ जानवर हैं, ये बुरे जानवर हैं, इस जानवर को मारो, इस जानवर को छोड़ो। लेकिन साइंस कहेगी नहीं 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 नहीं, जानवर को, आपको जानवर को देखना है जो जानवर कर रहा है। अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें अपनी प्री सपोजिशंस को भी साइडलाइन करना पड़ेगा और अपने नॉर्मेटिव स्टैंस को भी साइडलाइन करना पड़ेगा। तो अगर एक साइंटिफिक माइंड जब जाएगा जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर अगर उसने देखा कि एक घोंसला है, उसके अंदर बच्चे हैं और एक बच्चा जो है, थोड़ा बड़ा चूजा जो है छोटे चूजों को
सर से मार मार के घोंसले से नीचे गिरा दिया। तो अगर आप लोग होते उस जंगल में तो आप क्या करते? रोकते उसको, नहीं करो और जानवर नहीं। हाँ, तुम रोकते, आप क्या करते भाई? गिरा देते आप? नहीं, स्टडी नहीं, आप अभी ऐसे यहाँ से अभी चले गए जंगल में, ऐसे ही घूम रहे थे आप, तो उठाए क्या करते? उठा के क्या कहीं और आप अपने घर ले जाओगे? चलो यार पाल लूंगा इसको, देखते हैं, पता नहीं क्या निकले। हाँ, आप भाई आप बचाने की कोशिश करोगे और उसकी देखभाल भी करोगे। ठीक है जी। आप देखते रहेंगे इसका क्या होगा। आप सिचुएशन देखेंगे कि वो कर क्यों रहा है, ताकि इसको ट्रीट कैसे किया जाए इसके बारे में। नहीं, बच्चे का क्या होगा? बच्चे का क्या करना है? बच्चे छोड़ दोगे? देखते रहो, वही ना, देखेंगे क्यों इसको गिरा रहा है, क्यों मार रहा है। भाई वो गिरा दिया उसने, अभी बच्चा जैसे ही नीचे गिरेगा ना जंगल में, वो कराची तो नहीं है, वो फौरन चूंटियां हमला कर देंगे उस पर। वो जैसे ही गिरेगा ना, इधर उधर से आवाज पैदा होते ही, आवाज के जो स्ट्राइक होती है ना, चूंटियों को पता चल जाता है क्या चीज गिरी है। चूंटियों के जो सेंस होती है, उनकी कैपेसिटी होती है, उनको ये भी पता चल जाता है कि ये पत्ता गिरा है, उन्हें ये भी पता चल जाता है फल गिरा है, उन्हें ये भी पता चल जाता है जानवर गिरा है, जिंदा गिरा है या मुर्दा गिरा है, यही पता चल जाता है उसको। गिरने से, स्ट्राइक करने से उसे पता चल जाता है। ये सलाहियत होती है उनकी, और ठक से निकलेंगे और लपट जाएंगे बच्चे को, आप कुछ नहीं कर सकोगे। फिर आप क्या करोगे? नहीं, चूटियां तो चिपट गई ना उसकी, चूटियों को निकालोगे तो चूटियां मर जाएंगी, मारना पड़ेगा चूटियों। मार दोगे चूटियों को? चूटियों को मारोगे या नहीं? नहीं, हट नहीं रही हूं, काट रही है, खींचो तो उसका मुंह टूट जाए। मारोगे या नहीं? एक को बचाने के लिए दूसरों को मारने वाली तो छोड़ दोगे? ठीक है। आप पहले देखेंगे, अगर काबिल हुए कि उसको रोक लें, ना मारते पहुंचे कि भाई मार रहे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, और अगर गिर गया है तो उसको उठा लेंगे वहां से ट्रीटमेंट वगैरह। आप भी देख भी नहीं रहे, इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, एक चीज की जान जा रही है, वो नहीं देख आगे बढ़ गए। तुम देखते रहो, मतलब देखोगे तो ना तमाशा। ठीक है, तो जो देखो, आप देखो ज्यादातर इंसान जो है ना बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीजों को अप्रोच करते हैं नॉर्मेटिवली। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि इंसान के इल्म जानने के अमल में सबसे बड़ी रुकावट मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स ने डिटरमिन किया, तुम्हारी एथिक्स है। यही तुम्हें नहीं जानने देता, तुम रुक जाते हो और तुम कहते नहीं ये तो गलत बात है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच ये होगी, पॉजिटिविस्ट अप्रोच, प्रीसपोजिशन। आप प्रीसपोजिशन लेसली जब जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये क्या कर रहा है और हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड। लिहाजा आप देखोगे कि कर क्या रहा है वो। तो वो क्या हो रहा है कि जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो छोटे बच्चों को तीनों को नीचे फेंक देता है, तीनों को नीचे फेंक देता है, ताकि जब मां खाना लेके आए तो खाना सिर्फ एक को ही मिले। और जो नीचे गिरते हैं ना बच्चे, जैसे ही वो नीचे गिरते हैं उनको घेर लेती है चूटियां और खा जाती है उनको, वो नहीं बचते फिर। तो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा एक बायोलॉजिस्ट, वो अपने आप को क्या करेगा, डिसएसोसिएट कर लेगा पर्सनली विद द फिनोमेना। डिसएसोसिएट कर, जैसे ही डिसएसोसिएट करेगा अपने आप को फिनोमेना से, वो कहेगा मैं एक ऑब्जर्वर हूं।
इस नेचर के अंदर मैं रोजाना बच्चे नहीं बचा सकता। सवाल यह है कि मुझे करना क्या है। मुझे करना यह है कि मुझे देखना है कि इस चूजे के साथ होता क्या है। थोड़ी देर बाद चूजा हड्डियों के पंजर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब वो माँ आएगी अपने बच्चे को खूब आवाजें देगी और जो एक मोटा बच्चा बैठ रहेगा होगा उसी खबीज को खिला के फिर चली जाएगी। उसको ये कहेगा, अबे तुझे मार दिया अपने भाई को, चल तू भी निकल जाए इस घर से, आग करती हूं मैं तुझे। वो ये नहीं कहेगी, वो उसे खिलाना शुरू कर देगी। सही है। तो इससे जो है आप डराइव करो डार्विनियनिज्म या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपके ऊपर है। बुनियादी तौर पर अगर आपने सपोजिशंस के साथ गए और खैर और शर के उसूल के साथ आप नेचर को अंडरस्टैंड करने गए, तो जो रिगरस नहीं रहोगे आप, और आपके जो खैर और शर के तस्वुरात हैं आपको हकीकत को समझने नहीं देंगे जैसा कि हकीकत है, बल्कि हकीकत को आप वैसा समझना चाहोगे जो खैर और शर की हुदूद और क़ुयूद के साथ आप नेचर को समझना चाहते हो या हकीकत को समझना चाहते हो। इसको बुनियादी रुकावट समझता था अर्ली डिस्कोर्स ऑफ साइंस, और आज तक अर्ली डिस्कोर्स ऑफ साइंस के इस उसूल से साइंटिफिक कम्युनिटी अटैच्ड है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यू शुड डिसएसोसिएट योरसेल्फ in an impersonal manner and relate yourself to the nature by the perspective of a positivistic approach। लिहाजा ये तय करना था कि भाई फिर हकीकत को जैसा है अगर वैसा ही बयान हम कैसे करें, हकीकत को हकीकी मायनों में बयान करने का उसूल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जाहिर है कि ये जो फैक्ट है इसको बयान करने के लिए आपके पास कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। सही है। तो एक आम आदमी जो स्टेटमेंट्स पास करता है वो दो तरह की होती है आमतौर पे। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करूं और कोशिश करूं चैप्टर के करीबी हम रहे। दो तरह, यानी कि किसी भी फैक्ट को जब आप स्टेटमेंट की सूरत में बयान करोगे तो या तो आप दोगे सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट। हाँ, मिसाल के तौर पे यहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है और मैं इस पत्थर को उठाता हूं और मैं कहता हूं दिस स्टोन इज हैवी, और दूसरा ये भाई उठाते हैं और कहते हैं दिस स्टोन सीम्स टू मी हैवी। तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, सही है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जो हैवीनेस ऑफ द स्टोन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हैवीनेस ऑफ एन स्टोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, so it doesn't matter whether it has been determined by A, B और C और वहाब, आमिर और असलम, इससे फर्क नहीं पड़ता। या ये कि अगर सब्जेक्ट के फर्क से पत्थर की वजन में कमी ज्यादती हो रही है तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। सही है। लेकिन बहरहाल स्टोन चूंकि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टू मी, लिहाजा चूंकि वो एक्सेसिबल है, हम सब ने उस स्टोन को उठा के देखा, तो हम सब ने जब उठाया तो हम सबको वो भारी लगा, हम सबको ही भारी लगा। तो इसका मतलब है कि द हैवीनेस ऑफ दिस स्टोन कंपेल अस टू एक्नॉलेज इट्स वेट और इट्स हैवीनेस। तो हम कहेंगे ये बात तय हो गई कि ये स्टोन सिर्फ मेरे लिए हैवी नहीं है, एक्स के लिए हैवी नहीं है, वाई के लिए हैवी नहीं है, सबके लिए हैवी है। तो इसका मतलब है ये एक तजर्बा हम सबको हुआ, लेकिन हम सबको जो तजर्बा हुआ
हम सबको सबको एक जैसा तजर्बा हुआ। इसका मतलब है वो कि तजर्बा इंसान अपने जिस्म के अंदर ही करता है। आपका तजर्बा आपके जिस्म में हो रहा है, मेरा तजर्बा मेरे जिस्म में हो रहा है। तो तजर्बा बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट डिटरमिन्ड ही होता है। लेकिन अगर सबका तजर्बा एक जैसा हो रहा है और सब लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो मरकज और महवर है या इसका जो मुहर्रिक है वो एक्सटर्नल है, ऑब्जेक्टिव है, हमसे बाहर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्फ है। इस वजह से वो जुमले जो हकीकत से मुताल्लिक बयान किए जाएं और सबके तजर्बे में यकसा तौर पे आ जाएं, उन जुमलों को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट। समझ में आ गई बात? और एक और एग्जाम्पल ये है कि there is one white board in this room। ये ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट है या नहीं है भाई? अच्छा, ये जो अगर ये मैं कह रहा हूँ कि there is a white board in this room, इसकी बुनियाद क्या ये है कि I see a whiteboard in this room, therefore there is one whiteboard in this room, or there is only one whiteboard in this room, that's why I see one whiteboard in this room। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? मैंने देखा व्हाइट बोर्ड इसलिए एक व्हाइट बोर्ड है, या एक व्हाइट बोर्ड है इसलिए मैं एक ही देख रहा हूँ? दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट क्या होगा इसके हिसाब से? ये व्हाइट बोर्ड एक था इसलिए मैं मजबूर हूँ ये कहने पर कि व्हाइट बोर्ड एक ही है। सही है? So there is a wall in this room, that's why I am experiencing this wall, or I am experiencing a wall, that's why there is a wall in this room। क्या मतलब? पहला वाला ये है कि there is a wall in this room, that's why I am experiencing that wall, that is an objective empirical judgment। दीवार मेरे वजूद से बाहर एग्जिस्ट करती है, मैं इसको देख पाऊं या ना देख पाऊं, इससे दीवार का होना साबित नहीं होता। अगर मैं अंधा हो गया तब भी दीवार रहेगी, और मैं इसको छू नहीं पाया तब भी दीवार होगी। तो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट जो होते हैं उसको उन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट को बुनियाद बनाया जाए, जिसके लिए चामर्स ने जो टर्म इस्तेमाल किए वो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट। ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, हाँ ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई इसमें अच्छाई, बुराई, सही, गलत, मेरी असम्पशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि कमरे में दीवार का होना मेरी चाहत से अखज़ करदा नहीं है, मेरे खैर और शर से अखज़ करदा नहीं है, मेरी इखलाकियात से अखज़ करदा नहीं है। ये मैंने तजर्बा किया, और मैं अकेला तो नहीं था वहां पर, और 50 लोग भी थे, उन्होंने तजर्बा किया। लिहाजा ये जब मैं रेफर करूंगा इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट। सो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जिस तरह आपके तजर्बे की गिरफ्त में आ रही है उसी तरह हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तजर्बे की गिरफ्त में आएगी, और अगर उसमें कोई फॉल्ट लाइन है वो दूसरा डिटेक्ट कर देगा, और जब वो डिटेक्ट करेगा तो दूसरे सब उससे एग्री करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं इंसिस्ट करना शुरू करूं, देयर आर 4 जो है वाइट बोर्ड्स इन दिस रूम, और ये भाई तय करें कि देयर इज ओनली वन व्हाइट बोर्ड इन दिस रूम, तो आप ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, दोनों ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट को कंफर्म और डिसकंफर्म कर सकते हैं अपने 5 हवासे खमसा की रोशनी में या नहीं कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो सच्चाई स्टैब्लिश होती है आम इंसानों के दरमियान, उसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट थियरी ऑफ ट्रूथ। कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ के हिसाब से ये बात सच्ची है कि इस कमरे में
एक ही व्हाइट बोर्ड है और इसे इस जुमले को देयर इज वन व्हाइट बोर्ड इन दिस रूम, ये जुमला और ये व्हाइट बोर्ड, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, स्टैब्लिश हो गया कि ये एक सच है। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स जो होती थी, जब ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट से आप कायनात को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो इम्कान इस बात का कम होगा कि वो सपोजिशंस के साथ होंगी और नॉर्मेटिव होंगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यानी कि अगर फर्ज किया कि ये दो भाइयों में अभी बड़े आराम से बैठे हुए लेकिन किसी बात पे लड़ाई हो जाए और दोनों लड़ रहे, खूब लड़े और इसने एक को बेहोश कर दिया, मार के नॉकआउट कर दिया उसको, तो हम लोग सब पूछे बताएं क्या हुआ इस कमरे में, तो बोलने बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। आप साहब पढ़ा रहे थे, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, उसने उसको मारा, उसने उसकी नाक पे घूसा मार दिया, उसका चश्मा तोड़ दिया और वो बेहोश हो गया और फिर प्रोग्राम सब खत्म हो गया। बहुत गलत हुआ, आइंदा कभी इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है? क्यों नहीं है ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट? क्योंकि बहुत सारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आने। भाई एक भाई ने दूसरे भाई के नाक पे घूसा मारा और वो बेहोश हो गया। ये एक ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट है और ये ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट में आपने कोई नॉर्मेटिव क्लेम नहीं किया और आपने कोई असम्पशन नहीं दी और आपने कोई प्री सपोजिशन नहीं दी और आपने रिफ्रेन किया अपने आप को किसी भी किस्म के जजमेंट को पास करने से। लिहाजा आपने फैक्ट को रेफर कर दिया, फैक्ट को। लिहाजा पहली जो उन्होंने बुनियाद बनाई कि भाई साइंस को एक्सप्लेन करें, साइंस को एक्सप्लेन करें। देखें, साइंस तो डेवलप होनी शुरू हो गई थी और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और कॉपरनिकस ने भी काम किया और फिर केपलर ने भी काम किया और फिर गैलीलियो ने भी काम किया और फिर न्यूटन ने भी काम किया और बहुत ही रिमार्केबल काम किए दुनिया के अंदर। तो साइंस जो है वो बुनियादी तौर पर चैलेंज कर रही थी उन बड़े बड़े दावों को जो दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स ने कर रखे थे। मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल का ये ख्याल था या एरिस्टोटेलियन जो कॉस्मोलॉजी थी वो ये कहती थी कि जो चांद है वो परफेक्ट स्फेयर है, परफेक्ट बॉल की तरह है, गोल है वो और परफेक्ट है और ये दो दुनियाओं के बीच का एक वो है डिवीजन को शो करता है। सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स में चांद से ऊपर की दुनिया और चांद से सब लूनर स्पेस और अपर लूनर स्पेस, हाँ, दोनों को और बीच में वो है चांद। सही है, ऐसा समझता था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ये कहता था कि चांद जो है वो परफेक्ट स्फेयर है, जिस तरह बॉल होती है परफेक्ट स्फेयर, क्रिकेट की बॉल परफेक्ट गोल होती है, तो ऐसा समझता था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना के जब देखा तो उन्होंने चांद पे तो घड़े हैं भाई, पहाड़ है, घड़े, ये है वो है, तो है वो तो कहता सारी की सारी इसके ऊपर खड़ी हुई थी, पूरी की पूरी धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि जो स्टेटमेंट वो दे रहा था वो ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट था, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट थी। और जब ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आ जाएगी तो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आते ही जो आपने बड़े बड़े दावे किए होते हैं धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो साइंस ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को या साइंटिफिक अप्रोच ने बहुत सारे बड़े बड़े दावों को की बेख्तनी करनी शुरू कर दी, चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो इल्म का जोर और रोब और दबदबा था एरिस्टोटल का या क्रिश्चियन स्कोलास्टिक्स का वगैरह वगैरह का, वो जब ब्रेक होना शुरू हुआ तो लोगों की तवज्जो साइंस एज ए मेथड, साइंस एज ए मेथडोलॉजी के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि भाई बताओ तो ना कि साइंस इन इटसेल्फ है क्या, व्हाट एक्चुअली साइंस इज। सही है, तो इस सवाल को टेकअप किया। एक तो थी साइंटिफिक प्रैक्टिस और एक थी साइंस की थियरी कि साइंस क्या होती है और एक साइंस क्या करती है। साइंस क्या कर रही थी,
वो बायोलॉजी में भी कर रही थी और केमिस्ट्री में भी कर रही थी और एस्ट्रोनॉमी में भी कर रही थी और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कर रही थी और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब लोगों से पूछा कि भाई थियोराइज तो करो साइंस को, हम किस चीज को साइंस कहें और किस चीज को नॉन साइंस कहें, किस अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक कहें, किस अंडरस्टैंडिंग को नॉन साइंटिफिक कहें, इसके ऊपर सीरियस डिबेट्स जब शुरू हुई तो उसके अंदर जो सबसे पहला आर्गुमेंट दिया वो था फ्रांसिस बेकन का। सही है। अब फ्रांसिस बेकन ने जो व्यू दिया साइंस का, उसे हम आमतौर पे पहला इनिशियल ऑथेंटिक व्यू ऑफ मॉडर्न साइंस हम कह सकते हैं। और बेकन ने कहा कि साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंस में और नॉन साइंस में जो बुनियादी फर्क होगा वो ये कि साइंसी इल्म की जो बुनियाद होगी वो किसके ऊपर होगी? ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट। साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। और जो पहला नाइव इंडक्टिविज्म जिसे हम कहते हैं, नाइव इंडक्टिविज्म या सिंपल साइंटिफिक व्यू जो बेकेनियन एनालिसिस से निकलता है, वो 4 स्टेप पर बेस करता है। और वो 4 स्टेप ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड बेसिकली स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, then hypothesis, then experimentation, and then generalization. Observation, hypothesis, experimentation, generalization. Observation आप लेंगे, observation आपको मजबूर करेगी एक नजरिया कायम करने पर या एक hypothesis बनाने पर। Hypothesis is the tentative solution of the problem, और उस टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम को आप एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए रिविजिट करोगे, रेप्लिकेट करोगे और उसमें कॉजल कनेक्शंस तलाश करोगे बार 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 बार, और फिर कहीं जाकर आप जनरलाइजेशन कर दोगे। इस बेकेनियन व्यू को हम सिंपल साइंटिफिक व्यू भी कहते हैं या नाइव इंडक्टिविज्म भी कहते हैं। नाइव इंडक्टिविज्म या सिंपल साइंटिफिक व्यू ऑफ साइंस जो है वो इनिशियली 4 स्टेप पर बेस करता था, और वो ये कहता था कि साइंस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है और उस ऑब्जर्वेशन को अपने आप को बचाना होता है। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अपने आप को बचाना होता है सपोजिशंस के साथ भी और नॉर्मेटिव पोजीशन के साथ भी। ये अभी हमने यानी कि इसने चामर्स ने अभी नहीं डिस्कस किया, बाद में इसको डिस्कस करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन मुझे इसी में कवर करना है, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। लेकिन अस्यूम किया गया, शुरू में ये अस्यूम किया गया कि ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट प्री सपोजिशन लेस होता है, क्योंकि जो देखा वही बयान कर दिया, जो देखा आपने वो बयान कर दिया। तो जब देखा और बयान कर दिया तो इसकी बुनियाद पर आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हो, एक उसूल बना सकते हो, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बना सकते हो, फिर उसको सामने रख के आप बार 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 उसको नए बार बार आप ऑब्जर्व करते चले जाओ, और जब आप उनको बार बार ऑब्जर्व करते रहोगे तो उसकी नतीजे में आप एक जनरलाइजेशन करोगे। ये नाइव इंडक्टिविज्म का जो बुनियादी जो खदो खाल थे वो बयान किए इसने, क्या कहते हैं, फ्रांसिस बेकन ने। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने एक आपको बताया। अभी मैं इसका तज्जिया करता हूं कि ऐसा वो कह क्यों रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे वो। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने 4 बातें आपको बताई कि साइंस का जो तस्वुर था बुनियादी तौर पर वो फलसफे के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बताई कि वो जो तस्वुर था वो तकाजा करता था इंसान से कि वो रिगरसली चीजों को जाने, और रिगरसली जानने के लिए जरूरी था कि वो सपोजिशन से अपना दामन छोड़ाए, और सपोजिशंस की जो सबसे ज्यादा लेजिटिमेट पेनिट्रेशन थी ह्यूमन नॉलेज के अंदर वो उसकी नॉर्मेटिव साइड थी। लिहाजा इल्म जुड़ा हुआ था किसके साथ? इखलाकियात के साथ। तो इखलाकियात और इल्म का जो गठजोड़ था, इसकी बुनियाद पे जो इल्म था वो हकीकत का नहीं था
बल्कि हकीकत को कैसा होना चाहिए इसका था। इससे दामन छुड़ाने की निशानदेही जो थी वो अर्ली मॉडर्न थिंकर्स ने करनी शुरू कर दी थी, और बाद में कहीं जाकर इसको साइंस ने पॉजिटिविज्म की बुनियाद पर इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है उसको बयान करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स को रेफर करना होता है, बयान करना होता है। तो फैक्ट्स को जब आप बयान करते हैं तो वो सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट भी हो सकता है। जैसे तुम कहते हो कि मेरे दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल ने जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। तो ये सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट है या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट है? आप लोगों ने कभी इस तरह की बात कही है किसी के दर्दे दिल आपने जगाया है? नहीं, आपने इस तरह की कभी किसी से नहीं की। अगर आप कभी कह भी दो तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया यकीन नहीं करती। अच्छा हट्टा कट्टा तो है, कहां से दर्द जिगर हो गया है? क्यों जो हमें बेवकूफ बना रहा है, क्यों ड्रामे कर रहे हो? तो अब आप दर्द जिगर को या दर्द दिल को वो नहीं कर सकते डिमॉन्स्ट्रेट है। इसी तरह आप ख्वाब में किसी का चेहरा किसी और को नहीं दिखा सकते, सही है ना? तो लेकिन अगर फिजिकल पेन भी तुम्हारे जिस्म में हो रहा है, फिजिकल पेन भी तुम्हारे जिस्म में हो रहा है, तो दूसरे के लिए एक्सेसिबल नहीं है वो। तो चूंकि दूसरे के लिए उस तरह एक्सेसिबल नहीं है जिस तरह इस पत्थर को हमारे लिए उठाना आसान है या एक्सेसिबल है, इसलिए सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट को साइड में रख देते हैं। ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट को हम मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे ले सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट या ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स से हम साइंस की इब्तिदा कर सकते हैं। और साइंस की इब्तिदा को अगर ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट से लें तो उसूलन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और जनरलाइजेशन, ये चार चीजें अगर मिल जाएंगी तो हम उस तज्जिए को या उस अंडरस्टैंडिंग को या उस कुलिये को या उस नजरिए को या उस जनरलाइजेशन को जो आपने की साइंटिफिक मान लेंगे। सही है? ये फ्रांसिस बेकन का नाइव इंडक्टिविस्टिक आर्गुमेंट। अब इसमें दो तीन चीजें जो कि अस्यूम करता है वो मैं उनकी निशानदेही करता हूं। अभी यहां तक कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लें, 5-10 मिनट में। बिल्कुल एक्सप्रेसिव क्वेश्चन होना चाहिए। सर बस ये पूछ रहा था कि जो ऑब्जर्वेशन जो होती है अगर कोई खास समस्या की अलावा कोई स्टेटमेंट देगा तो वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं होगी, यानी इसके लिए वास्तव समस्या से कोई नहीं। और कौन सी चीज आप महसूस करोगे? कोई अगर बुनियाद पर अगर कोई नहीं, अक्ल महसूस करोगे, कोई स्टेटमेंट दी है मैंने अगर, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। इंपेरिकल का मतलब आप छोटे से थे उस वक्त जब मैंने पढ़ाया था वो कोर्स, तो उसमें मैंने आप लोगों को इंपेरिसिज्म कराया था, और उसमें इंपेरिकल स्टेटमेंट कैसी होती है? इंपेरिकल स्टेटमेंट या इंपेरिकल स्टेटमेंट ए पोस्टीरियोरी होती थी, अगर आपको याद हो। ए पोस्टीरियोरी का मतलब ये बताया था मैंने आपको कि पहले तजर्बा फिर अवेयरनेस। तो इंपेरिकल अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ा था यहां पर, तो आपने तो जरूर ही पढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि इंपेरिकल स्टेटमेंट अगर किसी में लिखी हुई है तो वो नेसेसरली तजर्बे की बुनियाद पे होगी। सही है? हार्डकोर फिलॉसफी, ठीक है? तो वो कभी भी वो रैशनल स्टेटमेंट जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो ए प्रायरी होती हैं, ए प्रायरी। ये और ए प्रायरी जो होगी वो रैशनल स्टेटमेंट होगी। इंपेरिकल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो नेसेसरली यू शुड रेफर हिस्ट्री ऑफ आइडियाज कोर्स, और उसके अंदर हमने ये किया था। अब इसके अंदर उसने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप लोग जब इसको देखेंगे जब भी, हाँ, तो उसके अंदर ये चार्ट बना हुआ है। सही है? तो ये चार्ट मैं बनाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सही है? इससे जो इनका क्वेश्चन है ना वो भी टेकअप हो जाएगा।
तो इससे ये ना समझें कि ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट जब इंसान देता है तो वो अकल से पैदल हो जाता है, जैसे ये कह रहा है। जब आप कोई एम्पेरिकल जजमेंट पास करते हैं तो वो स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन को मुमकिन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन को। लेकिन ऑब्जर्वेशन जब आ जाती है आपके पास तो उसके बाद आपको अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। बगैर रीजनिंग के साइंस नहीं चलती। साइंस, जब अगर आपको याद हो मेरा जुमला क्या था, साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, इट स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट तो करती है, लेकिन इसके बाद ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप इंपेरिकल नहीं होता, रैशनल होता है, यानी कि इसमें रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और इंसान जब रीजनिंग करता है तो दो तरह की रीजनिंग कर सकता है, वो इंडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है और वो डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को हमने एट लेंथ डिस्कस किया है, सही है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में किया नहीं। इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग को एट लेंथ हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जो पहले नहीं देख रहे थे, तो इसलिए मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूं। इंडक्शन को हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे, डिडक्शन को हम बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि सच जो होता है, सच्चाई, उसको आप फॉर्मली भी अचीव कर सकते हो और मटीरियली भी अचीव कर सकते हो। इसका मतलब है कि ट्रूथ फॉर्मल ट्रूथ भी हो सकता है, फॉर्मल ट्रूथ भी हो सकता है और मटीरियल ट्रूथ भी हो सकता है। फॉर्मल ट्रूथ कहते हैं ट्रू बाय रूल्स, यानी कि सच उसूलों के मुताबिक, ट्रू बाय रूल्स, ट्रू बाय रूल्स। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या करती है? डिडक्टिव रीजनिंग हमें अवेलेबल डेटा से कंक्लूजन ड्रॉ करने की फॉर्मल जस्टिफिकेशन देती है, यानी कि इंसान की एक ऐसी अकली सलाहियत जो उसको इन्फर करने में मदद देती है। इन्फर करने का क्या मतलब है कि आपके पास कुछ डेटा है, उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। ये कुदरती तौर पर इनबिल्ट सलाहियत इंसान के अंदर होती है। इससे जब आप एकेडमिकली अप्रोच करते हैं तो इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। लेकिन फर्ज करें कि आपने जिंदगी में कभी डिडक्टिव रीजनिंग नहीं पढ़ी, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुदरती तौर पर इन्फर करने की सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पे A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? A इज इक्वल टू C। ये जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये अगर आपने फलसफा नहीं पढ़ा हुआ, लॉजिक नहीं पढ़ी हुई, डिडक्शन नहीं पढ़ा हुआ, तब भी आप ये क्यों कर पाओगे? क्योंकि ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है इन्फर करने की। और इसी को इन्फरेंस कहते हैं कि इंसानों को अगर डेटा दे दिया जाए तो उसमें से कंक्लूजन वो खुद ही निकाल सकते हैं। अगर वो डिडक्टिव रीजनिंग को पढ़ेंगे, एट लेंथ एनालिसिस करेंगे, तो उनकी ये सलाहियत पॉलिश हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये नहीं भी करें तब भी उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। सही है? लिहाजा अगर फर्ज किया कि आप कुछ ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स आपके सामने हो, तो उन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स की मदद से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। सही है? मिसाल के तौर पे ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट ये है कि ऑल मेन आर मॉर्टल। ये आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि आपने जितने भी इंसान आज तक देखे हैं वो एक खास वक्त में आके मर जाते हैं। तो आपके तजर्बे में ऐसा है कि इंसान मरते रहते हैं। सही है? सही है? तो किसी भाई ने ये जनरलाइजेशन की हुई है, ऑल मैन आर मॉर्टल। हालांकि अभी आपने सारे मरे हुए आदमी नहीं देखे, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आप ये दे सकते हो कि मर जाते हैं लोग। और आपने ये भी एक ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है दैट आमिर इज अ मैन। सही है?
आमिर एक ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है, आमिर एक इंसान नजर आ रहा है आपको, ठीक है? तो इससे आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे? Therefore, आमिर is also mortal. सही है? तो अगर फर्ज किया कि ये जो जुमला है, ये वाला जुमला ऑल के ऊपर है, तो आमतौर पर जो ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट होते हैं ना, वो पर्टिकुलर होते हैं। तजर्बे की बुनियाद पर जो जजमेंट दिए जाते हैं ना, वो पर्टिकुलर नेचर के होते हैं, वो जनरल नेचर के नहीं होते। सही है ना? यानी कि आपने तमाम इंसानों को तो मरा हुआ नहीं देखा ना, तमाम इंसानों को मरा हुआ देखा आप लोगों ने? हो सकता है आप ही वो इंसान हो जो कभी मरो ही नहीं, ऐसा हो सकता है? तजर्बे की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे यकीन से आप कह सकते हो तजर्बे, क्योंकि हो सकता है आप कभी मरो ही नहीं, हमेशा ऐसे रहो। है? नहीं तो कौन, किस चीज का तजर्बा नहीं हुआ? आप मरने का तजर्बा हो गया? नहीं हो सकता है नहीं आया ना मौत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट नहीं हो सकता। आमिर इज अ मैन, ये हमें नजर आ रहा है आमिर इंसान है। हम ये कह सकते हैं सम मैन आर मॉर्टल, क्योंकि बहुत सारे कब्रिस्तान आबाद हैं, उनको हमने मरते हुए देखा। लेकिन इसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि आमिर उन्हीं इंसानों में से होगा जो मर जाए। बात समझ में आ रही है? लिहाजा डिडक्टिव रीजनिंग ये बताएगी, इससे बहस नहीं करेगी कि ये सच है या ये सच है। डिडक्टिव रीजनिंग इस सवाल से बहस करेगी, अगर ये दो सच हैं तो ये सच होगा। इसका मतलब ये हो कि डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्म ऑफ द ट्रूथ से डील करेगी, मटीरियल ऑफ द ट्रूथ से डील नहीं करेगी। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग की सलाहियत यह है कि आप उसको डेटा दे दो, वो आपको कंक्लूजन निकाल देगी। लेकिन जो डेटा तुम दे रहे हो, अगर वो सही नहीं हुआ तो कंक्लूजन गलत निकल जाएगा। है? फर्ज किया कि तुम जिंदा रहो और जिंदा ही रहते रहो, रहते ही रहो, रहते ही रहो, रहते ही रहो, ऐसे ही रहो। जिस तरह बाबा बुल्ले शाह बोलते, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बागे बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। तो आप अब मैं बुढ़ा होऊंगा, बुढ़ा होऊंगा, बुढ़े हो ही नहीं रहे तुम, वैसे के वैसे ही हो, हट्टे कट्टे जवान, तो कब तक रहोगे? तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जुमला है, ये वाला ऑल मैन आर मॉर्टल, इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, वरना फिर तुम्हारा जो नजरिया है या जो तुम्हारा सच है उसको क्या खतरा लाक हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, कि तुमने जनरलाइजेशन कर दी। तो ये जो इस तरह के जुमले होते हैं ना, जनरलाइज स्टेटमेंट, इनको अखज करने के लिए आमतौर पर इंडक्टिव मेथडोलॉजी इख्तियार करते हैं। यानी कि मटीरियल ट्रूथ को एक्सेस करने के लिए आपके पास रीजनिंग का एक दूसरा तरीका होता है, इंडक्टिव रीजनिंग। समझे? और इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो? ये वाला जुमला ऑल मैन आर मॉर्टल, ये तुम कैसे अखज करते हो? मिसाल के तौर पे तुमने एक जुमला देखा, तुमने देखा एक इंसान को एक खास वक्त पर, एक खास जगह पर, एक खास उम्र में मरते हुए। सही है? तो तुमने एक डेटा बनाया, डेटा अ मैन एट प्लेस x1 एट टाइम t1 was mortal। ठीक है? यानी कि तुमने एक बंदे को देखा जो एक बूढ़ा आदमी था, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और फिर वो मर गया। तो तुमने डेटा ले लिया कि भाई एक इंसान मर गया भाई। जैसे फर्जिया घर में जाके तुमको, अरे भाई वो मर गए, तो लोगों ने हाँ तो क्या हुआ, मर गए तो मरना ही तो है, मर ही तो जाते हैं लोग। तो लेकिन आपने पहली बार किसी को मरते हुए देखा, तो आपने अपना डेटा बनाया, मैन एट प्लेस x1 एट टाइम t1 वाज मॉर्टल। फिर आपने दूसरा आदमी को दूसरी उम्र का, दूसरे जेनेटिक्स का, दूसरे मजहब का, दूसरे कल्चर का
वो भी मर गया. A man at place X2 at time T2 was also mortal. फिर आपने एक तीसरा आदमी देखा जो दूसरी जेंडर का था, औरत थी और उसकी उम्र कम थी और वो भी मर गई. सही है. X3 at time T3 was also mortal. फिर चौथा आपने देखा, फिर पांचवा देखा, बहुत सारे हजारों इंसानों को आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया. डिडक्शन में आप क्या करते हो, जो डेटा होता है उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. लेकिन चूंकि हमने तुम्हें क्या बताया, साइंस के अंदर प्री सपोजिशन लेस चलना है, लिहाजा पहले से हम नहीं मानेंगे कि ये डेटा ठीक है नहीं, तो हमें डेटा जनरेट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा. और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जानने, डिडक्टिव रीजनिंग में चूंकि जर्नलाइज स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और वो ट्रू है या अनट्रू है, अगर हमने इसको एक्सकवेट नहीं किया तो फिर वही हो जाएगा प्रॉब्लम कि भाई ये तो ऑब्जर्वेशन, ये तो नॉर्मेटिव है या ये जो है झूठ है या ये ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है वगैरह वगैरह. लिहाजा बहुत सारी स्टेटमेंट्स लेने के बाद, हजारों इंसानों का डेटा जमा करने के बाद तुमने यकीन के साथ कहा कि फिर तुमने आखिर में मैन एट पेस xn at time tl was also mortal. Therefore all men are. अब ये जो तुम्हारा जुमला है ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है. अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये कैसी स्टेटमेंट है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट है which are confirmed by you through your direct experience. लिहाजा अब अगर तुम कोई जनरलाइजेशन करोगे, यानी कि कोई प्रेडिक्शन दोगे और एक्सप्लेनेशन दोगे, वो डिडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पे करोगे. और फैक्ट अगर कोई तुम एक्वायर करोगे, ये जैसे ये फैक्ट है, ये तुमने फैक्ट एक्वायर किया है एक प्रोसेस के थ्रू, एक एनालिसिस के थ्रू और एक ऑर्डर ऑफ एम्पिरिकल जजमेंट्स की बुनियाद पर, तो तुम्हें ये हक पहुंचता है कि तुम कोई लॉ और कोई थियरी बनाओ. तो जो पहली चीज क्या ये बात तुम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगी, ये समझ में आ गया कि एक फॉर्मल रीजनिंग है, जो डेटा तुम दोगे उससे कंक्लूजन ड्रॉ करके तुम्हें दे देगी, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग. लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग का प्रॉब्लम क्या है कि वो ए प्रायरी डिराइव करके देती है, तुम्हें रिजल्ट निकाल के देती है. लेकिन अगर तुमने डेटा गलत डाल दिया तो वो गलत कंक्लूजन निकाल देगी. मिसाल के तौर पे अगर तुमने लिख दिया ऑल मैन आर ब्लू, हाँ ब्लू, आमिर इज अ मैन, देयरफॉर आमिर इज ऑल्सो ब्लू. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिडक्टिव रीजनिंग का मॉडल है ये एक मैकेनिकली डेरिवेशंस निकाल के तुम्हें दे देता है. अगर तुमने उसमें डेटा गलत डाल दिया तो वो गलत कंक्लूजन निकाल देगा और तुम्हें सर्टेनिटी देगा कि यही है ट्रू. लिहाजा तुम्हें कुदरत ने एक दूसरी सलाहियत दी है रीजनिंग की कि तुम इंडक्शन के ऊपर जाओ, पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में जाओ. ये ट्रू है क्योंकि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, अ मैन एट प्लेस x1 एट टाइम t1 वाज आल्सो मॉडल. और ये दूसरा भी तुमने इंसान खुद देखा, तीसरा भी खुद देखा, चौथा भी खुद देखा. साल तक तुम देखते रहे और उसके बाद तुमने कहा कि ये तमाम इंसानों की जितने वेरिएबल्स हैं मैंने कंट्रोल किए. मैंने उम्र को कंट्रोल किया, मैंने नस्ल को कंट्रोल किया, मैंने रीजन्स को कंट्रोल किया, मैंने मौसम को कंट्रोल किया. साल के 365 दिनों में वक्त के हर सेकंड के अंदर मैंने इंसानों को मरते हुए देखा. लिहाजा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तमाम इंसान फानी हैं. ऑल मैन आर मॉर्टल. जी क्वेश्चन ये है कि अगर आपने तजर्बा किया, इंसान को भी जो तजर्बा करता है एक महदूद दायरे में, साल को भी ये कहा जाता है कि तमाम कौवे काले हैं,
ये बात की तजर्बा तो हुआ, उसने इंसान ने बार बार देखा, सही। लेकिन ये भी तो एक इम्कान है कि कोई कवर सफेद निकल रहा है। जी बिल्कुल सही बात। तो इसको फिर हम इंडक्टिव रीजनिंग में क्या कहेंगे? ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें देखना होता है उसकी स्ट्रेंथ। ये तुम इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये कह रहा है कि भाई सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो प्रिडिक्शंस तुम करते हो और जो एक्सप्लेनेशंस करते हो या फैक्ट्स को अक्वायर करते हो, उसमें इंडक्शन और डिडक्शन तुम्हें मदद करने के लिए मौजूद है तुम्हारे पास, और इसी की बुनियाद पे तुम लॉज और थियरीज बनाते हो। इन दो सलाहियतों को सामने रखते हुए फ्रांसिस बेकन से जब लोगों ने पूछा कि ये साइंस क्या है, ये साइंस है, अबे हंस क्यों रहे हो, क्यों हंसी क्या वो इलू वाला एक गाना याद आ गया मेरे ख्याल में इनको, इनकी जवानी का था कि ये इलू क्या है, ये इलू भाई लोग जिस पे परेशान होते हैं बार बार वही पूछते हैं ना। तो साइंस, तो उसने कहा भाई साइंस होती है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक्चुअली तुम एक्सपेरिमेंटेशन ही कर रहे हो। यानी कि तुमने एक इंसान को मरते हुए देखा, तुम हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो गया है बंदे को, क्या कर रहे हैं इसके साथ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहली बार अपने घर के किसी बंदे को मर के देखता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसका, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, घबरा जाता है वो कि हो क्या गया इसको, क्यों नहीं उठ रहा ये। तो कहते हैं ये चले गए, ये अल्लाह मियाँ के पास चले गए, इनकी रूह चली गई, ये चली गई, फिर वो ले जाते हैं उसको दफना देते हैं। वो उसके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, क्या कर रहे हैं बंदे के साथ, ये पत्थर रख दिया, अब कहाँ गया, वो गया मिट्टी में, अरे भाई मुझे ना डालने साले ये, तो वो परेशान हो जाता है बच्चा। तो ये जब भी इंसान के साथ कुछ होता है फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो जो उसकी असम्पशंस होती हैं और प्रीसपोजिशंस होती हैं वो उसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने देती। अब साइंटिफिक मेथडोलॉजी के लिए बेकन ये कह रहा है कि तुम और ऑब्जर्वेशन तुमने देख ली कि एक बंदा मर गया, अब तुम एक हाइपोथेसिस बनाओ, क्या तमाम इंसान फानी होते हैं। फिर तुम जाओ एक्सपेरिमेंटेशन पे, और एक्सपेरिमेंटेशन पे देखते रहो कि भाई बूढ़ा भी मर जाता है और जवान भी मर जाता है और औरत भी मर जाती है और काला भी मर जाता है और गोरा भी मर जाता है और दिन में भी मर जाता है और रात में भी मर जाता है और बाहर में भी मर जाता है और खिजा में भी मर जाता है और दुख में भी मर जाता है, खुशी में भी मर जाता है, जिल्लत में भी मर जाता है, इज्जत में भी मर जाता है। अब देखा यार ये तो बड़ा अजीब। तो उसके बाद आपने पूरे यकीन से कह दिया, सर्टेनिटी तुम्हें मिल गई, और फिर तुमने प्रिडिक्ट किया कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन, प्रिडिक्शन कर रहे हो तुम, अभी मरे नहीं है सारे इंसान, सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्शन की। लेकिन इसके पीछे जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ क्या है कि तुमने ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे ये दावा किया है, लिहाजा तुम्हारा ये दावा साइंटिफिक समझा जाएगा। ये कोई प्रोफेसी नहीं है, सही है, ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई बुजुर्गी की बुनियाद पे नहीं तुम कह रहे, बल्कि तुम एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहे हो, और ये साइंटिफिक स्टेटमेंट एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि जर्नल स्टेटमेंट है, इस वजह से इसकी बुनियाद पे तुम थियोराइजेशन कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। मिसाल के तौर पे तुमने देखा कि गर्मी में और चीज़ों के फैलाव में कोई ताल्लुक तुम्हें ऑब्जर्व हुआ है, जैसे तुमने छत के ऊपर कोई प्लास्टिक की चीज़ रख दी, धूप पड़ी, वो डिफॉर्म हो गई, कुछ और चीज़ें रखी वो ख़राब हो गई, तुमने कहा ये कैसे ख़राब हो रही है, क्या कौन कर रहा है ये। तो फिर तुमने एक थियरी बनाई कि भाई हीट एक्सपैंड करती है चीज़ों को। तो फिर तुमने कहा कि भाई एक चीज तुमने रखी, प्लास्टिक एक्सपैंड व्हेन हीट, और आयरन एक्सपैंड व्हेन हीट, और जो है वो गोल्ड एक्सपैंड व्हेन हीट, और ये क्या कहते हैं गैसेस एक्सपैंड व्हेन हीट, और जो है तो फिर आपने कहा ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट।
तो तुमने जनरलाइजेशन करनी कि मादे की कोई भी शक्ल हो उसको अगर आप हीट करोगे वो एक्सपैंड करेगा। तो आपकी ये जनरलाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई है और जनरलाइजेशन है। बात समझ में आ गई जी? इसमें भी लेवल्स भी होंगे जी, ये मतलब किस चीज का? ये जो आप डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन, जी डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन है। और वो कहते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन बढ़ती है बाय द सैंपल, यानी कि आप कितनी वेरिएबल्स को सिस्टमैटिकली कंट्रोल करते हैं, कितना ज्यादा नंबर ऑफ केसेस अपने बढ़ाते हैं, कितनी सर्टेनिटी अपनी बढ़ाते हैं और कितनी डाइवर्स सैंपलिंग आप करते हैं, तो इससे तुम अपनी डिग्री ऑफ वेरीफाइबिलिटी बढ़ाते हो। तो इससे तीन बातें पता चली कि इंडक्शन तुम्हें मदद देती है प्रिडिक्शन करने में भी और एक्सप्लेनेशन में भी, दोनों में मदद कर सकती है तुम्हें। दूसरा तुम्हें ये बताती है कि तुम्हें सर्टेनिटी देती है जनरलाइजेशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन वो प्रोवाइड करके आपको एक यकीन देती है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं भाई, हमने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है और हमें यकीन है कि ऐसा होगा। और तीसरी बात ये कि इंडक्शन तुम्हें ये भी बताती है कि तुमने असम्पशंस की बुनियाद पे ये नहीं किया बल्कि तुमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू इसको कंफर्म किया है। लिहाजा ये जो जुमला आपने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुना होगा, साइंस ने साबित कर दिया, साइंस साबित करती है, तो साबित हो जाता है, साबित कर दिया, वेरिफिकेशन कर दी। लिहाजा इंडक्टिविस्टिक जो अप्रोच थी साइंस की, जो बेकेनियन है या नाइव इंडक्टिविज्म था, वो ये कहता था साइंस वेरीफाई, conclusively verify by the derivation of with the help of the objective empirical judgment or deductive reasoning। ये बात समझ में आ गई? ये जनरलाइजेशन किस वक्त करेंगे, इसकी क्या लिमिट है? एक अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन हमने किया है उसके बाद नहीं, एक ऑब्जर्वेशन से नहीं हो, एक यानी कि इंडक्टिविस्टिक जनरलाइजेशन में तुम्हें यकीन हासिल करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। जिसका सैंपल ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे और उनमें वेरिएबल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कव्वे वाली भाई ने एग्जांपल दी, सही है? तो अगर फर्ज किया कि तुम कहो कि कव्वा काला होता है या कोई परिंदा तुमने देखा कोई खास तौर जैसे तीतर है, तो बाज जानवर परिंदे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में कुछ रंग के होते हैं और गर्मियों में कुछ रंग के होते हैं, बर्फबारी में अपना रंग चेंज कर लेते हैं, सही है? यानी कि बाज जानवर भी ऐसे हैं, जैसे फॉक्स है वो अपने रंग चेंज कर लेती है, अब सर्दियां होती हैं तो उसका बाल वाइट हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से बाज यानी कि उनकी परिंदों की शक्लें होती हैं, वो बर्फ में वाइट हो जाते हैं और जब बर्फ पिघल जाती है वो भूरे हो जाते हैं। तो ये कहे कोई आदमी से कि उसने सिर्फ सर्दियों में देखे हो वो परिंदा, तो वो कहेगा ऑल एक्स बर्ड्स आर वाइट, लेकिन बाद में वही बर्ड उसने गर्मियों में देखा तो वो नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उसका वो भूरा हो चुका है। यू नो व्हाट आई मीन? तो इसलिए वेरिएबल क्या होता है, सीजन भी वेरी कर सकता है आपके एक्सपीरियंस को, इसी तरीके से एज वेरी कर सकती है, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन को, इसी तरीके से टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो जो ऑथेंटिक इंडक्शन होगी, सोफिस्टिकेटेड इंडक्शन होगी, जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो आपके तजर्बे पर असरअंदाज हो सकते हैं या उस चीज की फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपीयरेंस को या एम्पिरिकल मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम वेरिएबल्स को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तब वो जनरलाइजेशन ऑथेंटिक और लेजिटिमेट जनरलाइजेशन। इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये आप खुद तय करोगे कि तुमने इनफ डाटा तुमने ले लिया है, और ये डिपेंड करता है तुम्हारे आईक्यू पर, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर, तुम्हारे रिसोर्सेज के ऊपर, तुम्हारे वक्त के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर। तो तुमने देखा होगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है पूरी दुनिया में, उसके अंदर आप टाइम फ्रेम लेते हो कि देखें जी मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा, इस
टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, उसके बाद अगर कोई वेरिएशन होगी मेरे डाटा में तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये तुम तय करोगे। अब आ जाओ आखिरी चीज, इंडक्शन के अंदर, ये नाइव इंडक्टिविज्म के अंदर ये लिखा है इसने कि बहुत सारे सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स थे जो साइंस की थियराइजेशन की राह में बाद में जाकर रुकावट बने। पहला जो इसमें प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम इसके अंदर, भाई ये तो मुझे नहीं बिठाना चाहिए, वो पहला प्रॉब्लम इसके अंदर ये था कि फ्रांसिस बेकन ये कहता था कि भाई साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। हाँ, साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, सही है, लेकिन बाद में जब इसको सोफिस्टिकेटेड अंदाज में एनालाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन से पहले थियरी होती है। साइंस डज नॉट बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, साइंस बिगिंस विद थियरी। और उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है बगैर थियरी के ऑब्जर्व करता ही नहीं है। लिहाजा इंसान का जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो ये है कि इंसान जब कोई जुमला भी बोलता है ना तो वो थियरी लिडन होता है। उसका जो जुमला होता है वो थियरी को पहले से प्रिज्यूम करके बोलता है। जो लैंग्वेज इंसान बोलता है वो थ्योरेटिकली कलर्ड होती है। लिहाजा इंसान को जब किसी चीज की तरफ मुतवज्जे जो चीज करती है वो ऑब्जर्वेशन नहीं करती, उसकी थियरी का डिनायल उसे मुतवज्जे करता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की मौत ही को ले लें तो जब एक मौत इंसान देखता है तो बुनियादी तौर पर जो उसका नजरिया जिंदगी होता है वो डैमेज हो जाता है आदमी के मरने से। जो जिंदगी की कॉन्टिन्यूटी होती है, ताल्लुकात की कॉन्टिन्यूटी होती है, एक्सपेक्टेशंस की कॉन्टिन्यूटी होती है, वो एक लम्हे के अंदर ब्लॉक होकर शटर कर देता है उसको। लिहाजा उसकी जो थियरी होती है अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आपने देखा है ना अभी रमजान आने वाले, उसके अंदर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, नेकी की बातें, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो नेकी की बात करने वालों तो कहते हैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तो वो ब्रेक पे चले जाते हैं। अब ये जो ब्रेक पे जो लोग गए हैं उसके इस जुमले के पीछे थियरी है। थियरी ये कि ब्रेक के बाद भी तुम जिंदा होगे और इंसान जिंदा ही रहता है, वरना इतनी बड़ी सच्चाई देखें, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये आपके ईमान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हजरत साहब बता रहे, वो बताने वाले हैं। ये अगर आपने दुआ पढ़ ली तो फिर अल्लाह की नजर में आपका रुतबा बोला 1 मिनट ब्रेक के बाद, रूह अफ़ज़ा पिए, ये पिए, शरबत खाएं, तरबूज खाएं, पकोड़ा खाएं, ये खाएं, और वो मर गए। जब उन्होंने आखिरी चीज देख रहे थे वो लजीजा रस मलाई बड़ी चाहत से बनाई और वो मर गए। अगर वो हजरत साहब की वो बात सुन लेता, हाँ अल्लाह मियाँ, बल्कि वो कहता मेरे साथ साथ पढ़े, इस तरह भी होते हैं ना, वो साथ साथ पढ़ लेता, पहुंच जाता अल्लाह मियाँ के पास, खुश हो जाता अल्लाह ताला। और लेकिन वो जब मर रहे थे, लजीजा रस मलाई मिनटों में तैयार, बड़ी जायकेदार, तो ये उन्होंने सुना। तो बुनियादी तौर पर सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविस्टों ने क्या कहा, थियरी लिडन होती है ऑब्जर्वेशन। जब एक औरत जो है वो चूल्हा जलाती है और आग नहीं लगती, पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, जैसे गैस खुश हो गई, हाँ गैस नहीं आ रही, तो वो कह रहे चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा नहीं जल रहा। चूल्हा जलता है क्या? चूल्हा जलता है या नहीं जलता? चूल्हा नहीं जलता है, गैस जलती है। तो वो कहते हैं चूल्हा क्यों नहीं जल रहा?
तो इसका मतलब ये होता है ये लेडन है, इसमें एक थियरी लेडन है, ऑब्जर्वेशन उसको स्ट्राइक कर रही है कि कल तो चूल्हा जलता था और परसों भी चूल्हा जलता था और आज चूल्हा नहीं जल रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग अदर देन दिस स्टोव विच इज बर्निंग, which compel you to observe the root cause of why it is not burning, so that you are going to investigate and you develop an observation and then hypothesis, then experimentation and then generalization. तो पहली चीज वो ये बताते हैं sophisticated inductivist कि वो जो पहले के जो भाई थे उन्होंने हल्का लिया साइंस को कि साइंस स्टार्ट करती है ऑब्जर्वेशन को, साइंस ऑब्जर्वेशन को से नहीं स्टार्ट करती, थियरी से स्टार्ट करती है। वो थ्योरेटिकल उसकी जो फाउंडेशन होती है एक साइंटिस्ट की, वो उसे चीजों को यूनिकली ऑब्जर्व करने पे मजबूर करती है। उसकी जो थ्योरेटिकल साइड है जब ब्रेक होती है तो वो बिल्कुल दूसरी तरह से ऑब्जर्व करता है। जैसे कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, तो सेब गिरने से ऑब्जर्वेशन से ऐसा हुआ, ऑब्जर्वेशन से ऐसा नहीं हुआ भाई। थ्योरेटिकल साइड थी न्यूटन की जो उसे बता रही थी मेरे सर पे ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया, ये तो ये न्यूटन का सर पे गिरा था। वो किसी कद्दू के सर पे गिरता तो वो कहता है ये कौन सी बात है, सेब तो नीचे ही गिरता है, हमारे अब्बा के जमाने में भी गिरता था, दादा के जमाने में भी गिरता था, सबके जमाने में गिरता था, तो सेब तो नीचे ही गिरता, तो ये कौन सी ऐसी हैरान कौन बात है भाई, वो न्यूटन का सर था, आम सर नहीं था वो। तो पहली चीज। दूसरी चीज ये कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हम जैसे आदमी की ऑब्जर्वेशन नहीं होती। जैसे बेकिन कहता है भाई साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, तो भाई वो तो सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कहता है नहीं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो है सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि वो आम ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है जो चीजों के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप से, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लिहाजा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में और लेमैन ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि लेमैन ऑब्जर्वेशन कंपेल कर सकती है एक साइंटिस्ट को, लेकिन उसका जो थ्योरेटिकल साइड है उसे सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मजबूर करता है, और सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन हर कोई कर रहा होता है, साइंटिस्ट भी कर रहे होते हैं। यानी कि आप जो घर से यहां तक आए हैं तो आपने हजारों चीजें ऑब्जर्व की होंगी, लेकिन हर चीज आपको याद नहीं होगी, आपको कुछ मखसूस चीजें ही याद होंगी, और जो मखसूस चीजें आपको याद हुई वो आपने एब्स्ट्रैक्ट कर ली हैं, उनके दरमियान अब आप कॉजल रिलेशनशिप तलाश करने की सलाहियत रखते हैं, और वो ज्यादातर किसी ना किसी थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपकी किसी थ्योरेटिकल फाउंडेशन को क्रॉस कर रहा होगा। तो ये दो बातें। तीसरा सबसे खौफनाक जो चीज है वो ये कि जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है वो ये कहता है कि साइंस साबित करती है। जैसे बेकन कहता था कि साइंटिस्ट जब कोई बात कहता है तो उसे वो साबित करता है, वो एक्वायर कर लेता है फैक्ट को और डिराइव कर लेता है फैक्ट को बाय कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो जो लोग सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा भाई इंडक्शन के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है, और सीरियस प्रॉब्लम यह है कि जो वो स्टेटमेंट्स बनाता है और जो वो कंक्लूजन देता है उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसलिए नेचर वाइज वो पर्टिकुलर जजमेंट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी कि अ मैन एट प्लेस x1 एट टाइम t1 वाज मॉर्टल, ये ट्रू तमाम इंसानों के लिए नहीं है, उस इंसान के लिए जो मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लिहाजा जितने भी इंसान या 1 करोड़ इंसानों को भी अगर उसने देख लिया तो ये तमाम स्टेटमेंट अपनी साख के एतबार से पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो उसने क्लेम किया है वो ऑल का क्लेम किया है। तो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे यूनिवर्सल क्लेम करना नॉन साइंटिफिक है।
ये एक नॉन साइंटिफिक बात है कि आफ्टर हैविंग पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस यू आर क्लेमिंग फॉर ऑल। तो इस बात की कोई नेसेसरीली जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये साबित हुआ कि तमाम इंसान फानी है। ये साबित हुआ नहीं, ये साबित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए तमाम इंसानों को मार के देखना पड़ेगा। अगर फर्ज कर लेते हैं हम सारे इंसानों को मार भी दें, तब भी वो इंसान जो सबको मार रहा है वो तो अभी जिंदा ही है, हो सकता है वही वो हो जो ना मरे। और अगर वो अपने आप को भी मार दे सच्चाई की खातिर, तो साबित किसके ऊपर होगा? लिहाजा अगर आपने वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड इंपेरिकल रखा, तजर्बाती रखा, तो ये वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो गई नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। इसे प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहते हैं। जो दुख की बात है वो ये कि ये प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन बहुत अरसे पहले हमारे पैदा होने से बहुत साल पहले ये फलसफियों ने लिख दिया, हजारों किताबों के अंदर ये छप गया, सब लोगों ने इसे पढ़ लिया। लेकिन बहुत सारे लोग जो साइंस के मद्दाह थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह के बहुत बड़ी सच्चाइयों को ये कंक्लूसिवली क्लेम किया कि ये बुनियादी तौर पर इंडक्टिविस्टिक है, और रिलीजन के साथ उसको जोड़ दिया, आसमानी किताबों के साथ उसको जोड़ दिया। हजरत को पहले जाके वो क्रिटिक पढ़ लेनी चाहिए थी प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, कि भाई ये इंडक्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिवर्सल क्लेम करता है पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, जो कि गलत है। और चौथा इसमें प्रॉब्लम यह है कि इंडक्शन वर्क करता है, यानी कि दुनिया में बहुत सारी कामयाबियां और साइंटिफिक डिस्कवरीज इंडक्टिविस्टिक मेथोडोलॉजी से एक्सप्लेन होती हैं, जो आज तक ट्रू भी हैं, यानी कि ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट, सही है। लेकिन वो कहीं पर नहीं भी होती, जैसे पहले ये कहा जाता था ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट, लेकिन जब वाटर को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हीट दी तो बजाय वो एक्सपैंड होता, वो और श्रिंक हुआ। इससे यह पता चला कि वाटर एक्सपैंड नहीं करता जब उसको हीट करो, कम से कम 4 डिग्री तक वो मजीद श्रिंक हो जाता है। इसलिए उसके लिए आपको ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट से पीछे हटना पड़ा, जो एक जमाने में ट्रू समझा जाता था, और उसके लिए आपको एक अलग से क्लॉज लिखनी पड़ी, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसकी बुनियाद पे सर्दियों के अंदर जो मेरीन लाइफ है वो कैसे सरवाइव करती है। जो सतह के ऊपर पानी होता है उस पर धूप पड़ती है, तो धूप से 4 डिग्री के ऊपर बजाय ये कि वो पिघले, वो और बर्फ बन के हार्ड हो जाता है, और जो नीचे का पानी होता है वो पानी ही रहता है। तो इस तरह मैरीन लाइफ को कुदरत बचा लेती है। लेकिन इंडक्शन बहुत दफा वर्क करता है, लिहाजा आम तौर पे लोग समझते हैं कि इंडक्शन चूंकि इस प्रॉब्लम के बावजूद भी वर्क तो कर रहा है, लिहाजा हमें इसको चलाना चाहिए, सही है ना। इंडक्शन को चलाना चाहिए क्योंकि वो वर्क कर रहा है। तो इसे कहते हैं इंडक्शन पर सिंपल इन्यूमरेशन, यानी कि इंडक्शन को पे ऊपर ही इंडक्शन अप्लाई कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये प्रॉब्लम बता दिया तो आपने, हम तौबा करते हैं भाई अल्लाह हमें माफ करे, आप सब भी माफ करो भाई, अल्लाह माफ करो, अल्लाह घर साफ करो, और इंडक्शन की बात आइंदा कोई नहीं करना। लाना तो उसकी शक्ल के ऊपर जिसने इंडक्शन को साइंटिफिक का, ऐसा कोई नहीं कहता। वो कहता हाँ ये प्रॉब्लम है भाई इंडक्शन में, लेकिन चलता तो है ना। तो क्या हुआ, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, इंडक्शन को ही अप्लाई कर देते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन वर्क्स एट इंस्टेंस 1, induction work at instance 2, induction works at instance 3, induction work at instance 4. Therefore induction works all instances. बात समझ आ रही है। यानी कि गो कि हमें मार के, तमाम इंसानों को मार के देखने की जरूरत नहीं है, इट विल वर्क।
और इवेंचुअली आप सब मर जाओगे और सारे इंसान मर जाएंगे। सही है, इसे हम कहते हैं इंडक्शन पर सिंपल इन्यूमरेशन, यानी कि द बेसिस ऑफ इंडक्शन इज इन इटसेल्फ नॉन साइंटिफिक। तो साइंस का पैमाना यह है कि किसी चीज को की सच्चाई को जानने के लिए उसे उसके अलग किसी पैमाने पे जांचा जाता है। इंडक्शन का कमाल यह है कि इंडक्शन की सच्चाई को जांचने का पैमाना इंडक्शन खुद है। ये एक नॉन साइंटिफिक फाउंडेशन है। इसके बावजूद कि वो नॉन साइंटिफिक है, दुनिया में इंडक्शन को हमने कंक्लूसिवली डिसओन नहीं किया और इंडक्शन वर्क कर रही है। चामर्स ने इसको एक्सप्लिकेट कर दिया और लिखा भी है और बयान भी किया है, उसको आप लोग पढ़ लिया। मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए, तेज पढ़ाए, लेकिन चूंकि हमें इसे 5 सेक्शंस के अंदर खत्म करना है, लंबा हम नहीं फैला सकते, इसलिए जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन करना है तो कर चले। ये डिडक्टिव रीजनिंग में जो डेटा होता है जी, वो नॉन एम्पिरिकल होता है और इंडक्टिव रीजनिंग में जो डेटा होता है वो एम्पिरिकल होता है। नहीं, डेटा डिडक्टिव रीजनिंग इससे बहस नहीं करती कि आप डेटा क्या दे रहे हो। डिडक्टिव रीजनिंग वो डेटा को सिंक्रोनाइज करके तुम्हें कंक्लूजन दे सकती है। यानी कि फर्ज किया कि जैसे आपने धुआं देखा, धुआं, और आपने कहा आग लगी होगी, तो आपने आग तो अभी तजर्बे में आई है, आपके आग आपके तजर्बे में नहीं आई, लेकिन आपकी अकल आपको ये बताएगी कि धुआं और आग में एक नेसेसरी कॉजल रिलेशनशिप है। तो अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, है ना। तो तुमने कंक्लूड, तो ये डिडक्टिवली तुमने एनालाइज कर लिया। ये भी कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में अगर एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो या एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो कंक्लूजन डिराइव हो जाता है, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में अगर सेट ऑफ डेटा जो है वो यानी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेबल डेटा एक हो तो कंक्लूजन डिराइव नहीं होता, बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे, यानी कि एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि एरिस्टोटेलियन है। उसके अंदर सिंगुलर यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। सही है, वो उसके रूल्स हैं। सही है, वो इतना सिंपल नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इसलिए हम इसको डील नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए तुम्हें बताऊं कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अभी समझाना, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ये जो है, ये जो मैंने पहला जुमला लिखा था ना, अब आमिर ऑल men are mortal. Amir is a man, therefore Amir is also mortal. तो तुम कह रहे हो ना कि एक डाटा होना चाहिए, तो एक डाटा है ही नहीं ना, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और ये फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये तो एक तजर्बे पे आ ही नहीं सकती ना, ये कहाँ से ले आया, ठीक है, उसूलन। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत सारे रूल्स वर्क कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैन जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसे कहते हैं मिडिल टर्म। ये दोनों में होनी चाहिए। अगर दोनों में मिडिल टर्म मौजूद नहीं है तो आप कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। दूसरी शर्त यह है कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ प्रेडिकेट होना चाहिए। मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म आई तो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। तो मैं बता ये रहा था कि आप सब ने से मैंने पूछा ऑल मैन आर मॉडल, आमिर इज द मैन, तो आपने फिल बदी कहा देयरफॉर आमिर इज आल्सो मॉडल, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट यू डोंट नो द रूल्स ऑफ द लॉजिक। विदाउट नोइंग द रूल्स यू आर डिराइविंग ट्रू कंक्लूजन। व्हाई? बिकॉज इट्स इनबिल्ट। लेकिन जब उसकी नीटी ग्रीटी में तुम जाओगे ना तो फिर तुम्हें उसको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, सही है। तो ये फिलॉसफी जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको लॉजिक पढ़ाते हैं।
और वो भी एरिस्टोटेलियन लॉजिक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उसके रूल्स रेगुलेशन, फिर फॉर्मल लॉजिक अलग है, इनफॉर्मल लॉजिक अलग है, यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद फिर मिल ने उसमें कुछ एडिशन की और दूसरी मुसलमानों ने कुछ एडिशंस की उसके अंदर, तो और कुछ इनकोहेरेंसेस भी बताई, लिमिटेशंस भी बताई। तो मैं ये जो चूंकि हमारा कोर्स जो है वो इसके ऊपर नहीं था, वी वर फोकसिंग ऑन इंडक्शन, तो लेकिन ये तो है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मदद करती है डिडक्टिव एनालिसिस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर ये डिडक्टिव और इंडक्टिव जी, ग्रीक्स, एरिस्टोटल, वो आज के मॉडर्न फिलोसफर से किस हद तक मैच करता है, उनकी 60-70% बातों को उनकी उठाया गया है। जी और 20-30 बाद में उसमें इजाफा किया गया, उसमें बड़ी वेरिएशंस भी लेकर आए, लेकिन वो जो एरिस्टोटल, ग्रीक्स इतने मतलब जीनियस थे कि आज मॉडर्न नहीं दुनिया में बहुत सारी कौमें जीनियस थी, और लेकिन ग्रीक्स का जो काम था वो महफूज हो गया और बहुत सारी कौमों का नहीं महफूज हुआ। मिसाल के तौर पे पिरामिड जिन्होंने बनाया था, जिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर, वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं, उनको डिराइव करना मुश्किल है कि कौन सी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कौन सी थीमेटिक फॉर्मेशंस में वो करते थे, लेकिन वो महफूज चूंकि नहीं हो सका, इसीलिए वो मुअम्मा बना हुआ है। इसी तरीके से जो बुद्धिस्ट हैं, अगर आप इंडिया चले जाएं अजंता एलोरा वगैरह के अंदर, तो आप देखें कि गौतम बुद्ध के मुजस्समे हैं, तो उसमें आप एक डायरेक्शन से देखें तो वही बुद्ध आपको रोता हुआ नजर आएगा, यानी कि दुखी नजर आएगा। दूसरे एंगल पे चले जाएं, वही बुद्ध आपको हंसता हुआ नजर आएगा, वही बुद्ध आपको जो है सोचता हुआ नजर, एक ही बुद्ध। तो उनका यानी कि लाइट और की जो इम्पैक्ट है इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, एक ही फेस से इतने वेरिएशंस निकालता है। इसी तरीके से जो आर्किटेक्ट्स थे हिंदुस्तान वगैरह के अंदर, उनकी सलाहियत ये है कि एक पोजीशन के ऊपर बादशाह बैठा हुआ है 100 सीढ़ियों के ऊपर, और बंदा एक खास जगह पर खड़ा है, उसका एक दायरा है, एक गुंबद है, वहां से वो बात करता है तो बादशाह को 100 सीढ़ियों के ऊपर आवाज आती है, और बादशाह वहां से बात करता है तो यहां पे आवाज नहीं आती। यानी कि बादशाह की आवाज, बादशाह जो मशवरा कर रहा है, नीचे आदमी नहीं सुन सके, और यहां की बात बादशाह सुन ले। तो मसाइब क्या उसकी कीमतें कर रहा है, बादशाह सब सुन रहा है, और बादशाह क्या फैसले कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रही। तो ये आर्किटेक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने महफूज नहीं किया उसको। जी बिल्कुल। तो लेके क्या कहा जा सकता है कि एक दौर ऐसा था जो एक टेक्नोलॉजी का दौर रहा? यस ऑफ कोर्स, मैं यही बता रहा हूँ कि चाइनीज के अपनी टेक्निक्स हैं, और लेकिन चूंकि दुनिया को यूरोसेंट्रिक सिविलाइजेशन ने एक्सप्लोर करने के बाद, कॉलोनाइज करने के बाद इस तरह प्रेजेंट किया कि इल्म के जो सूते थे सारे वहीं से फूटते थे। भाई आपने अपने इल्म के जो रिसोर्सेज थे उनको अबैंडन कर दिया या कंटिन्यू नहीं किया, जैसे नेबेटियंस खत्म हो गए, या सुमेरियंस खत्म हो गए, या बेबीलोनियंस खत्म हो गए, पर्शियन महफूज रहे लेकिन उन्होंने उस तरह से उसको नर्चर नहीं किया, वो कन्वर्ट हो गए, दूसरी चीज़ों के ऊपर चले गए। तो यूरोसेंट्रिक जो थे उन्होंने महफूज किया, मुसलमानों ने भी बड़ा रोल प्ले किया उसको प्रोटेक्ट करने में। तो ये तो दूसरों को बेवकूफ़ नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं हमारी मजबूरी है कि हमने यूरोसेंट्रिक कॉन्टेक्स्ट में इसे पढ़ा है। हो सकता है उनके पास, जैसे जैपनीज के बाद एडिशन की अलग मेथडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, बिल्कुल अलग तरीके से वो करते हैं। सभी मॉडर्न साइंस और फिलोसफी में जो साइंस जो पीरियड में जो लेते थे, मतलब क्या इसमें डिफरेंस क्या है? मिडीवल जो साइंसेस थी उनमें जो फिलोसफी में पहले साइंस जो है वो फिलोसफी का ही पार्ट थी। जी अब जो ये जो इंटरैक्टिव पीरियड के बाद जो है वो मॉडर्न साइंस जो आई है, तो इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है? बुनियादी तौर पर जो शुरू की जो साइंसेस थी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एरिस्टोटल ये समझता था, और एरिस्टोटल का ये कहना था कि चीज़ों के दरमियान जो कॉजेलिटी है वो प्लूरलिटी ऑफ कॉजेशन पे बेस करती है, यानी कि कोई कॉज जो इफेक्ट जो होता है उसके पीछे 4 कॉजेज होते हैं।
4 कॉजेस मिलके 1 इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है एफिशिएंट कॉज, एक होता है मटेरियल कॉज, एक होता है फॉर्मल कॉज और एक होता है फाइनल कॉज। एफिशिएंट कॉज वो उसे कहते हैं कि फर्ज किया ये बिल्डिंग है तो इसका एक एफिशिएंट कॉज होगा, मजदूर होंगे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई होगी। मटेरियल कॉज ये होगा कि आपके पास लोहा सीमेंट वगैरह है। फॉर्मल कॉज ये होगा कि इसका कोई रैशनल प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर वो इरैशनल होगा बिल्डिंग गिर जाएगी। और फाइनल कॉज ये होगा कि आपको बिल्डिंग बनाने का क्या मकसद है, आपका क्यों बना रहे हो आप बिल्डिंग। तो ये 4 कॉजेज होंगे तो एक इफेक्ट होगा। मॉडर्न साइंस ने बताया नहीं, यूनिटरी कॉजेल रिलेशनशिप होता है, एक कॉज का एक इफेक्ट होता है। और ये जो एरिस्टोटल वगैरह कहते थे वो ठीक नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो एंशिएंट थी वो प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेशन पे बेस करती थी और उसके अंदर वो नॉर्मेटिव साइड को डिटैच नहीं करते थे, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती हैं, लेकिन अभी हम उस पर इंगेज नहीं होना चाह रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की मॉडर्न साइंस है वो ज़्यादातर लोगों को एथिज्म की तरफ लेके जा रहा है। और एक जो यूरोसेंट्रिक व्यू अगर आप देख लें, सेक्युलर व्यू जो फॉर्म हो रहा है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप रिलीजन को सही जो फॉर एग्जांपल कि हमारे बिलीफ को थ्रेटन ना करे तो हम साइंटिफिक स्टडीज को भी लेके चलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि आप जब आप तय करते हैं, जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, आप ये बताएं कि आपका बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। होता ये है कि इंसान जो है वो पैराडाइम्स को एमलगमेट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे रिलीजन कह रहा है जो सच्चाई है, तो अगर फर्ज किया तुम कहो मेरी सच्चाई को साइंटिफिकली कंफर्म कर दें, तो इसका मतलब है वो काफ़ी नहीं है ना, वो सच्चाई आपके लिए जो रिवील हो गई है तभी आप कह रहे हो भाई कंफर्म कर दो, पता नहीं अल्लाह मियाँ है कि नहीं है, ज़रा कर दें ज़रा कंफर्म। जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप इस नतीजे पहुँचोगे यार चूँकि कंफर्म नहीं हो रहा फिर मैं छोड़ देता हूँ भाई। तो बुनियादी तौर पर ऐनुल यकीन है आपका। तो बुनियादी इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि ये कहना है कि मॉडर्न साइंस नेचुरली या नेसेसरली एथीज़म की तरफ लेके जाती है, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या तकाजा कर रहे हो, आप उससे तकाजा क्या कर रहे हो। अगर आप इस दुनिया को देख रहे हो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड के, तो साइंस काफ़ी है आपकी मंजिल तक और मकासद पूरे करने के लिए। कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, अगर आप कहते हो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग विद गॉड, ये है आपका शऊरी सतह, तो आप कहोगे कि ठीक है दुनिया के लिए मैं साइंटिफिक मैथडोलॉजीज को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जहां पे साइंस अप्लाई नहीं होती उसके लिए मैं साइंस पे इन्हिसार नहीं करूंगा। लेकिन आपको नहीं जी मुझे तो साइंस ये भी करके दे, तो साइंस के तो दायरे से बाहर है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। चूंकि साइंस आपके उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पा रही, तो आप कहें फिर मैं इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं, उसको जिंदगी से बाहर निकाल देता हूं। तो ये इंसान को फैसला करना पड़ेगा कि वो जो अवेलेबल नॉलेज है या अवेलेबल मेथड है उसको वो किस तरह लेने की कोशिश कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंसानों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो गालिब इल्म होता है ना, वो गालिब इल्म अपने महकूम उलूम को बेदखल करता है। ये एक अलग डिबेट है कि इल्म के अंदर भी कंपेटिटिव रिलेशनशिप होता है, कंसोसिएशनल नहीं होता। ये बुनियादी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है कि आप इल्म का मकसद कंट्रोल ऑफ द रियलिटी है या एसोसिएशन विद रियलिटी है या रेलिंक्विशमेंट टू द रियलिटी है, ये आपके ऊपर है। तो बुनियादी तौर पर चूंकि साइंस एक डोमिनेंट इल्म है और वो खुदा और हकीकत के उन सवालात को एप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं कर सकता, और बहुत सारे मजहब की जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उनके बारे में जो उन्होंने दावे किए थे उनकी नफी भी कर देता है ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट्स की बुनियाद पर। इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा कमजोर होता है। क्रिश्चियनिटी को साइंस ने डिफीट नहीं किया। क्रिश्चियनिटी ने जब क्रिश्चियनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एरिस्टोटल को एडॉप्ट किया और ग्रीको रोमन फिलॉसफी को क्रिश्चियनाइज किया और एडॉप्ट कर लिया और उसको लेकर
कायनात को एक्सप्लेन करने के लिए एरिस्टोटेलियन एस्ट्रोनॉमी को इस्तेमाल किया और एरिस्टोटेलियन मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल किया। जब आकर न्यूटन ने एरिस्टोटल को गिराया तो उसके नज़र में क्रिश्चियनिटी भी गिर गई। तो आप, बाइबल ने कब कहा था कि आप ये सब कुछ करो भाई? हजरत ईसा ने कब कहा था ये सब कुछ करो? तो जब आप अपने पैराडाइम के ऊपर आपका रिलायंस कम होता है और आप एक दूसरे पैराडाइम ऑफ नॉलेज के ऊपर अपनी इल्म की इमारत खड़ी करते हैं, जब तक वो खड़ी रहेगी, जब वो गिरेगी, भाई एरिस्टोटल तो हो सकता है कि हजरत ईसा के बाद अगर आया होता तो कहता भाई सब कुछ चक्कर, मैं सब गलत बोल रहा हूँ, वो हजरत ईसा जो कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, ठीक है ये। तो एरिस्टोटल शायद पैदा ही, वो तो हजरत ईसा के आने से पहले का आदमी है, उसने बेचारे ने जो सही समझा वो बता दिया। हो सकता है एरिस्टोटल वहाँ बोल रहा हो कि भाई क्यों कर रहे हो मैं गलत बोल रहा था, मैं तो मर गया, बिल्कुल मुझे पता चल गया, सब दिखा दिया अल्लाह ने, ये नहीं है ऐसा, ये सब गलत मैंने कहा था और बहुत सारी मैंने बातें, बड़ी अहमकाना बातें की थी। लेकिन चूंकि एरिस्टोटल बहुत सारी बातें रिमार्केबल कर रहा था और वो बड़ा आदमी था, और जो क्रिश्चियंस थे उनमें कोई भी आदमी एरिस्टोटल की टक्कर का नहीं था, तो उन्होंने एरिस्टोटल को अडॉप्ट कर लिया। यही काम मुसलमानों ने भी किया। वो बेचारे क्रिश्चियन को क्या कह रहे हो, बड़े बड़े मुसलमानों ने ऐसी बातें की, ऐसी एरिस्टोटेलियन तड़के लगाए अपने थॉट के अंदर। क्या आप क्या, अब मैं उनको बिला वजह मैं नहीं छेड़ना चाह रहा उनको, हाँ नहीं, बहुत सारों ने किया, और बहुत लाइट्स ने भी किया और बाज़ अशराइट्स ने भी किया। लेकिन जो अगर फर्ज किया कि एरिस्टोटल गिरता तो उसके साथ वो भी गिरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्यों अप्रोच कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब आप डेफिनेट आंसर्स चाहते हैं ना, डेफिनेट आंसर, तो फिर आप कहते हैं यार ये जो है ना रिलीजन जो है बुनियाद फराहम कर रहा है, बहुत डेफिनेट नहीं है, शेकी है, क्योंकि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी रूह के ऊपर हावी है, तुम्हारी पर्टिकुलरिटी और तुम्हारी भूख तुम्हारी तक़वे के ऊपर हावी अगर हो जाए और बहुत सारी चीज़ें, तो तुम्हारे लिए साइंस के लिए की तरफ इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो ये करे। और फिर जो गालिब इल्मियत है वो भी ऐसी है जो आपको कह रही है कि वो सब अहमकाना था, वो सब अहमक लोग थे, साइंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो सवाल ये कि आपके अगर प्रॉब्लम ज़्यादा मादी होंगे तो साइंस ज़्यादा डोमिनेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम के तौर पे आपकी ज़िंदगी को डिटर्मिन करेगी। और मैंने तो पहले ही आपको बताया कि वो आपसे कह रही है कि ज़्यादा नॉर्मेटिव नहीं हो। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि देयर इज नथिंग नॉन साइंटिफिक टू डिस्कवर और टू डिजाइन और टू क्रिएट न्यूक्लियर बॉम्ब, but it is normatively serious that why you are deriving this kind of bomb, why you are doing this। तो साइंस आपको ये नहीं बताती कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। साइंस आपको बताती है कि भाई एटम को ब्रेक करोगे ना, इस तरह एनर्जी निकलेगी, उसको ऐसे काबू करना है। अब आपकी मर्जी, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। तो अगर आपने अच्छा इंसान बना लिया तो साइंस पे हाकिम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टट्टू बनाया तो साइंस उसके ऊपर हाकिम। इट इज कुछ लोग सवार होते हैं सवारी पे और कुछ लोगों पे सवारी सवार होती है, समझे। तो ये तो आपको सवार को देखना पड़ेगा कि वो सवारी करना चाह रहा है या सवारी को अपने ऊपर सवार करना चाह रहा है। ठीक है, अभी यहीं पे रोक लें, ठीक है।